न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है। ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की अपनी मुहिम में जुटा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर गिरीश अग्रवाल। कार्यक्रम के दौरान आप भी फोन करके डॉक्टर गिरीश अग्रवाल से अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर गिरीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं कि ब्लैक फंगल जो इस वक्त बहुत तेजी से फैल रहा है, उसके लक्षण क्या हैं, उसकी वजह से क्या परेशानी हो सकती है। तो नाक बंद, गालों की हड्डियों में दर्द, ये ब्लैक फंगल के लक्षण हैं। तो चेहरे पर एक तरीके की सूजन, तो मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं और इससे भी पार पाना है। तो ये एक नए लक्षण हैं, एक नई तरीके की बीमारी। जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनमें ये फैल रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। तो गंभीर बीमार लोगों पर यह असर कर सकती है। और डॉक्टर गिरीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहला सवाल यही कि कोरोना पेशेंट में आजकल बहुत ज्यादा ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो अस्थमा के पहले से पेशेंट थे। इसके अलावा स्मोक बहुत ज्यादा करते हैं। तो इन चीजों का कितना ज्यादा असर पड़ता है आपके इम्यून सिस्टम पर, और अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो कितनी मुश्किल आपके सामने पेश आती है? अगर मैं आपका सवाल सही से समझ रहा हूँ तो आप कहना चाह रहे हैं अस्थमा के पेशेंट्स में कोरोना का कितना इफेक्ट देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल जी। जो लोग अस्थमा के मरीज हैं और जो लंबे समय से अस्थमा का इलाज करा रहे हैं, जैसे कि इनहेलर जो बराबर ले रहे हैं, फुसफुस भी कहते हैं उसे कॉमन लैंग्वेज में, तो अभी तक ये देखा गया है कि अस्थमा के मरीजों में कोरोना का उतना घातक असर नहीं देखा गया। कहीं ना कहीं अस्थमा के मरीज शायद अपनी बीमारी या जो लंबे समय से इनहेलर ले रहे हैं उसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन कोरोना से मिला है। कोई भी केस हमने अस्थमा के अभी तक बहुत सीरियस पेशेंट्स कोरोना के हुए ऐसा नहीं देखा है। बिल्कुल। इन दिनों 6 से 7 दिन के बाद एक स्थिति ऐसी आती है जब डॉक्टर को कहना पड़ता है कि आप सीटी स्कैन करवाएं। ये सीटी स्कैन करवाना कितना ज्यादा उचित है? और ये भी कहा जा रहा है, बहुत से डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। तो इससे बचने का कोई तरीका है क्या? देखिए, कोरोना के इलाज में सीटी स्कैन की जरूरत घर में रह रहे मरीजों को नहीं है, चाहे वो 6 दिन हुआ हो, चाहे 7 दिन हुआ हो, चाहे 10 दिन हुआ हो। चूंकि कोरोना में इस वाले स्ट्रेन में फीवर 8 से 10 दिन 12 दिन तक जा रहा है, खांसी लंबे समय तक रह रही है, तो अधिकतर लोग 6वें 7वें दिन सीटी या तो खुद से करवा लेते हैं या डॉक्टर के कहने पे करवा लेते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा निमोनिया कितना है। 7वें दिन अगर किसी का सीटी स्कैन नॉर्मल आता है तो वो आश्चर्य की बात होगी। तो अभी जो हम देख रहे हैं, अगर किसी मरीज को 7-8 दिन तक लगातार परेशानी बनी हुई है तो उसका सीटी स्कैन में निमोनिया आना तय है। अब वो स्कोर 5 का हो, 10 का हो, 12 का हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर उस पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 94 के ऊपर है। जो मरीज भर्ती हुए हैं और जिनमें ऑक्सीजन लग रहा है, अगर वैसे मरीजों में 50% से ज्यादा लंग्स खराब हैं या लंग्स में संक्रमण है फेफड़ों में, तो उस समय सीटी स्कैन हमें इस बात को कहने में या सपोर्ट करने में आसान हो जाता है कि मरीज की स्थिति क्रिटिकल है। जहां तक इलाज का सवाल है, तो ऐसे मरीजों को इलाज में परिवर्तन के लिए सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है, या ये देखने के लिए कि कितना निमोनिया है, या वो निमोनिया मेरा ठीक हुआ या वो मेरा निमोनिया बढ़ गया, इसके लिए सीटी की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन है। जहां तक इसके साइड इफेक्ट की बात है, और कैंसर जो है सीटी स्कैन की किरणों से जो है, यस, ये एक बहुत ही भयानक साइड इफेक्ट है और अनफॉर्चुनेटली सबके सब इस बात को नजरअंदाज कर जाते हैं। लोग 15 दिन 20 दिन अगर कोविड से हैं तो कई लोग 4-4 5-5 सीटी स्कैन तक करा रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीके का इलाज है, मैं समझता हूँ। और लोगों को पैनिक नहीं होके
सिटी स्कैन का असली वजूद या असली कहाँ पे इंडिकेशन है उसे समझना चाहिए। एक्सरे कितना ज्यादा फायदेमंद है? एक्सरे भी एक विकल्प के तौर पर बताया जा रहा है इसके। एक्सरे देखिए, कोविड का जो निमोनिया होता है वो नॉर्मली एक्सरे में जल्दी से पकड़ में नहीं आता, काफी लंबा समय लगता है। जब उसके फेफड़े बहुत ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं तब जाके एक्सरे में वो दिखता, उसके पहले नहीं दिखता। तो शुरुआती दिनों में एक्सरे का कोई फायदा नहीं है। जो मरीज वेंटिलेटर पे है उसको हम जब सिटी स्कैन नहीं कर सकते उसका, उस समय एक्सरे हमें थोड़ा बहुत ये अनुमान दे सकता है कि हाँ इसमें सुधार हो रहा है या खराबी हो रही है। लेकिन बहुत ज्यादा कोविड में ना एक्सरे का रोल है और न ही घर में रह रहे मरीजों पे सिटी स्कैन का रोल है। बिल्कुल। एक चीज और कि आजकल अगर कोरोना पेशेंट आप नहीं भी हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, इनकी गोलियां ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, अपने खान पान के साथ इसको शामिल कर सकते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। क्या ये सेफ है? सावधानी बरतनी चाहिए इसको खाते वक्त, या इसको माना जाए पूरी तरीके से सुरक्षित है ये? हम लोग बहुत इजी रास्ता ढूंढते हैं जी। अगर आपको विटामिन सी खाना है तो आप अपने खान पीन में नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी सिट्रस फ्रूट, संतरा है, मौसम्बी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गो फॉर नेचुरल सोर्सेज। हम क्यों गोलियों पे डिपेंड हो रहे हैं? पहला। दूसरा, इम्यूनिटी बढ़ाने का जो सिस्टम है या कंसेप्ट है वो कोरोना के साथ ही लोगों में आया। उसके पहले शायद ये बहुत कम लोगों के बीच था कि हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना पीना जो है आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, लेकिन शायद हमारे समय पे ये सारी चीजें धूमिल हो गई हैं। जी। तो मैं अभी भी ये बोलूंगा कि विटामिन, मल्टीविटामिन ये सब खाने पीने के बजाय अगर आप फ्रेश सब्जियां, हरी सब्जियां या फ्रूट्स पे ध्यान देंगे, सिट्रस फ्रूट्स पे ध्यान देंगे तो वो ज्यादा फायदा होगा आपके लिए। आप इन दवाओं से बच सकते हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब पहली वेव आई थी कोविड की तो उस समय जो डेथ रेट था इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस बार हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या नज़र आ रही है? सबसे पहले तो ये भ्रम है कि इस बार डेथ रेट ज़्यादा है। जी। पिछले बार करीब 99,000 के आसपास प्रति दिन का हमारे पास पीक था पूरे भारत में, और छत्तीसगढ़ में 4-4,500 का, राइट। और उसमें जो डेथ हो रही थी वो ऑब्वियसली अगर मैं 1% 1.5% का डेथ रेट में मानूं तो वो बहुत कम होता है। इस बार हम 15,000 पे हैं और 4 लाख पे हैं, तो नंबर या संख्या मरने वालों की ज्यादा दिख रही है, लेकिन अगर हम उसे प्रपोर्शन में या परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जी। पहला। दूसरा, यंग पॉपुलेशन जो है वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, ओल्ड पॉपुलेशन भी इफेक्ट हो रही है, जो वृद्ध हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें एक डर का माहौल इसलिए हो गया कि जो 25 साल, 30 साल, 35 साल वाले हैं उनकी भी मौतें हो रही हैं। ये एक डर का माहौल जो है जरूर बना है। लेकिन अगेन हमें ये देखना चाहिए कि जिस भी व्यक्ति की मौत हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई होगी। या तो उसने अपने आप को काफी लेट डॉक्टर को दिखाया होगा, या कहीं ना कहीं उसे कोई अंदरूनी बीमारी होगी या कोई फैमिली हिस्ट्री होगी, जो अगर समय पे भी दिखा रहे हैं तो उनमें कोरोना का लोड ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको कनेक्टिंग मिलेंगी। बिल्कुल। तो ये एक मुश्किल है यहाँ पर। अब वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, अब 18+ वालों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। ऐसे में ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं या फिर हार्ट पेशेंट हैं या फिर डायबिटिक हैं, उनको टीका लगवाने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ये टीका जैसे बाकी टीके हैं वैसे ही ये टीका है। तो अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी है जो कि टीके के कंपोजिशन में है, जिससे बनता है वो, तो जो भी व्यक्ति पहले कभी टीका लगाया हुआ है उसे पता रहेगा कि मुझे किसी चीज से एलर्जी है या नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी नहीं है तो आपको कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, आप आराम से टीका लगवा सकते हैं। जी। जैसे कोई कोरोना पेशेंट था और हाल ही में वो नेगेटिव उसकी रिपोर्ट आई है, तो कितने समय के अंतराल पर वैक्सीनेशन सुरक्षित है? जी, कोरोना से रिकवर होने के 2 हफ्ते के बाद कोवैक्सीन लगवा सकते हैं, और कोविशील्ड कोरोना से रिकवर होने के 4 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं। 4 हफ्ते का वक्त, ठीक है। वैक्सीनेशन
के बाद भी रूटीन आप सेम फॉलो करेंगे या फिर कुछ आपको एहतियात बरतने होंगे, कुछ सावधानी बरतनी होगी, या फिर नॉर्मल लाइफ जैसी चल रही, जैसी दिनचर्या आपकी चल रही है उसी को फॉलो करते रहें? नहीं, आपको कोरोना एहतियात बिल्कुल बरतना पड़ेगा, चाहे आप वैक्सीन लगा लिए हैं तो भी। हम्म। आपको मास्क पहनना होगा, डिस्टेंस रखना होगा और हाथ धोना होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है जब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता। जी बिल्कुल। इस बार के जो लक्षण हैं वो बहुत ज़्यादा अलग हैं फर्स्ट वेव से, और बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो नए हैं। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं, इनके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को एक बार विस्तार से बताइए, ताकि वो आसानी से समझ सकें कि क्या वो कोविड पेशेंट हो गए हैं, क्या वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, और वो जाकर अपनी जांच करवाएं। इस बार जो लक्षण अलग हैं मैं वो बता देता हूँ। सर दर्द, काफ़ी मरीज कंप्लेंट कर रहे हैं। आंखों के आसपास दर्द या आंखों में लालीपन होना, पूरा शरीर टूट जाना, जैसे कि डेंगू या चिकनगुनिया फीवर में होता था। बहुत तेज बुखार है, पूरा शरीर टूट जा रहा है, बहुत कमजोरी है। लूज मोशन या डायरिया, ये थोड़ा सा चेंजेस है पिछले बार के मुकाबले। जो कॉमन है पिछले बार के मुकाबले वो है खांसी। इस बार बुखार 102 103 तक जा रहा है। पिछले बार इतना हाई ग्रेड फीवर नहीं जाता था। पिछले बार बुखार जो है 5-7 दिन में सेटल हो जाता था। इस बार 12 दिन 13 दिन तक बुखार जा रहा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जी। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो जिन्हें लग रहा है कि वो ठीक हो गए या फिर कॉम्प्लिकेशन उनकी बढ़ी तो बाद में हार्ट अटैक आया, उसको किस तरीके से देखा जाए? इस बार ये वाले मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं कि बहुत से पेशेंट हैं जिनको हार्ट अटैक आया है। देखिए, इसमें ना पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड सिंड्रोम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम कोविड से रिकवर हुए मरीजों के लिए, जिनमें अभी भी कोविड के कुछ ना कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है। अधिकतर मरीजों में जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो नॉन क्रिटिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सर्दी है या सर दर्द है या हल्का फुल्का बुखार आ रहा है, डिप्रेशन है, नींद की परेशानी है, शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है मरीज। तो ये नॉन क्रिटिकल सिम्टम्स हैं। कुछ क्रिटिकल सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि हार्ट अटैक की परेशानी है या पैरालिसिस लकवा की परेशानी है, या पेट में कहीं पे आपका खून का धब्बा जम गया तो आपको पेट का बहुत सीवियर पेन हो रहा है। लेकिन अब ये इन मरीजों को पहले से डिफरेंशिएट करना कि किस मरीज में ये होगा, किस मरीज में ये नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। और चूंकि ये मुश्किल है, इसका मतलब ये नहीं कि हर मरीज को छुट्टी के समय खून पतला करने की दवा दी जाए। खून पतला करने की दवा छुट्टी के समय में केवल हाई रिस्क पेशेंट्स में है। हाई रिस्क का मतलब ये होता है जो मरीज ऑलरेडी हार्ट के मरीज हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो लंबे समय से किसी प्रकार का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पर्टिकुलरली जैसे कि आपका कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, मतलब कुछ अलग अलग किस्म की बीमारियां हैं जिनका वो इलाज ले रहे हैं, या जो लोग लंबे समय से खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, यही ग्रुप है, या कैंसर का पेशेंट है, यही ग्रुप है जिन्हें अपने डिस्चार्ज के बाद हमें खून पतला करने की दवा देनी है। जनरल पॉपुलेशन के लिए नहीं देना है। कोई ऐसा व्यक्ति जिनमें ये कोई भी परेशानी नहीं हो, उसके बाद भी अगर उसे ये परेशानी हार्ट अटैक की या पैरालिसिस की आती है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफस्टाइल में कोई इशू होगा, स्मोकर रहा होगा, या उसके फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रही होगी यंग डेथ होने का या कम उम्र में हार्ट अटैक का। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखते हुए कि कौन से मरीज हैं जिन्हें डिस्चार्ज के समय ब्लड थिनर की जरूरत है, ब्लैंकेट बना के सभी को देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब कि ऑक्सीजन लेवल जो सही मात्रा होती है वो क्या लेवल माना जाएगा कि वो सही ऑक्सीजन लेवल, और क्या अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए तो पहले दिन से ऑक्सीजन लेवल आपको चेक करना क्या जरूरी है? समय समय पर चेक करते रहें। 94% के ऊपर अगर कुछ भी है तो वो ठीक है। कुछ लोग 95 भी कहते हैं। 94-95 के ऊपर अगर ठीक है तो ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। कोरोना मरीज को पहले दिन से ऑक्सीजन चेक करना है क्या, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कोरोना मरीज को ये पकड़ना बहुत जरूरी है कि उसका पहला दिन कौन सा है, क्योंकि इसमें कई बार कोरोना लोगों को धोखा भी दे रहा है कि शुरुआत में हल्का फुल्का 2-3 दिन सर दर्द रहा या बॉडी एक रहा, उसके बाद ठीक हो गए, और फिर 5-7 दिन बाद वापस से परेशानी शुरू हुई। तो ये बीच का जो पीरियड होता है जिसमें मरीज एकदम नॉर्मल महसूस करता है, तो उसे लगता है कि शायद वो कोरोना नहीं था,
तो इसलिए पहला दिन कोरोना का पकड़ना जरूरी है कि कौन सा पहला दिन आप लेंगे। ऑक्सीजन लेवल आमतौर पे 6वें-7वें दिन के बाद गिरना शुरू होता है। ठीक है। तो अगर किसी मरीज को अपना नॉर्मल पता है कि आज मेरा पहला दिन है, तो उसे शुरू के 4-5 दिन में ऑक्सीजन लेवल देखने की जरूरत नहीं, ज्यादा अगर लगे तो दिन में 1-2 बार देख ली बहुत है। अगर 6वें-7वें दिन के बाद लेकिन आपको हर 4 घंटे में एक बार ऑक्सीजन लेवल जरूर देखना चाहिए। जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे कि 60 साल के ऊपर है, प्रेगनेंसी है या कार्डियक पेशेंट्स हैं, उनको थोड़ी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। बिल्कुल। आजकल एक और नई बीमारी का चलन हो गया कि पोस्ट कोविड आजकल ब्लैक फंगस का नाम बहुत ज्यादा चलन में है कि इसकी भी चपेट में बहुत से लोग आ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि आखिर क्या है और इससे सावधानी क्या बरतें कि इससे बचा जा सके। स्टेरॉइड जो है वो कोरोना की मेन दवा है। ठीक है, कोई भी दवा अभी तक सार्थक नहीं हुई है किसी भी कोरोना मरीज की जान बचाने में सिवाय स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड दो धारी तलवार है जी। स्टेरॉइड का बेनिफिट भी है और स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट। स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट में स्टेरॉइड हमारे शरीर के लड़ने की क्षमता को कम करता है, तो जिससे हमें साधारण और असाधारण दोनों प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब कोविड मरीज में जब आप स्टेरॉइड दे रहे हैं, कोई पेशेंट लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहा है या बहुत हैवी दवाइयां लिया हुआ है, इवन अगर आप हाई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रीटमेंट के दौरान, स्टेरॉइड ही नहीं, अगर आप हाई एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपको ये ब्लैक फंगस या किसी और प्रकार का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फंगस नॉर्मली हवा में रहता है जी। वो मौका तलाशता है कि कौन सा व्यक्ति कमजोर है तो उसके में जाके पनप जाए। कई अलग अलग प्रकार के फंगस होते हैं। ब्लैक फंगस इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि ब्लैक फंगस आपके नाक मुंह कान को इफेक्ट करता है, और अगर वहां से वो ब्रेन में पहुंचा तो वो सीधा 100% प्रमाणित है कि उसकी डेथ निश्चित है। बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए ब्लैक फंगस के बारे में इतनी सारी चीजें आ रही है। लोकल है, अगर ब्लैक फंगस कहीं पे लोकल जगह पे फैला हुआ नहीं है तो उसका इलाज भी उतना आराम से हो जाता है, ऑपरेशन से, दवाइयों से वो सेटल हो जाता है। लेकिन अगर एक बार म्यूकर या ब्लैक फंगस आपके शरीर में है तो वो दोबारा भी कभी भी आ सकता है, इसलिए इसके लिए इतना ज्यादा बातचीत चालू हुई है। तो स्टेरॉइड का सेवन जो भी डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं या जो पेशेंट अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं, वो बहुत क्रिटिकल है कि आप उसको कितने दिन तक देंगे, किस डोज में देंगे, और आप उसको कितनी जल्दी बंद कर सकते हैं। यानी कि कितने दिन बाद अमूमन स्टेरॉइड की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। हालांकि बहुत कम ऐसे लोग होंगे, ऐसे पेशेंट होंगे जो डॉक्टर की सलाह के बगैर स्टेरॉइड ले रहे होंगे। डॉक्टर की सलाह वो ले ही रहे हैं, लेकिन एक चीज ये जानना चाहता हूं कि कितने दिन बाद इसकी जरूरत पड़ती है। क्या वो क्रिटिकल समय जब आता है 6 से 7 दिन के बाद, या फिर बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको जरूरत ही नहीं पड़ती? बहुत सारे पेशेंट अपने मन से स्टेरॉइड ले रहे हैं। स्टेरॉइड की जरूरत 7 दिन के बाद ही जरूरत पड़ती है। स्टेरॉइड उन्हीं मरीजों में देना चाहिए जिनका ऑक्सीजन का लेवल 6वें-7वें दिन के बाद गिर रहा है। बहुत से ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्हें बिना स्टेरॉइड के ठीक हो रहे हैं क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल गिर नहीं रहा। तो स्टेरॉइड उन्हीं को देना है जिनका इस ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है, या फिर 7वें दिन के बाद भी बहुत ज्यादा बुखार बना हुआ है या बहुत ज्यादा खांसी बनी हुई है, बहुत ज्यादा मतलब आपसे सहन नहीं हो रहा, तभी। अगर आपको दिन में 2 बार 3 बार 101 का बुखार आ रहा है तो उसके लिए स्टेरॉइड नहीं चाहिए आपको 7वें-8वें दिन के बाद। स्टेरॉइड बहुत कम पेशेंट्स को चाहिए। बहुत सारे पेशेंट अपने मन से ले रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर भी पहले, दूसरे दिन, तीसरे दिन स्टेरॉइड दे रहे हैं। लेकिन जितना मेरे को पता है, जितनी मेरी जानकारी है, स्टेरॉइड कोविड के उन्हीं मरीजों को देना है जिनका ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, या फिर 6वें-7वें दिन के बाद बहुत तेज बुखार लगातार बना हुआ है, बहुत ज्यादा खांसी लगातार बनी हुई है, तब, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल। तो अमूमन इस वक्त भी वही समय अंतराल है जो पहले कहा जाता था कि 13 से 14 दिन आपको आइसोलेशन में रहना है अगर आपको जरा भी सिम्टम नजर आते हैं, या फिर इस बार थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जा रहा है आपको ठीक होने में? क्या मानकर चलें? जो मरीज घर पे है उनके लिए तो अभी भी वही है कि 14 दिन आपको आइसोलेट होना है। लेकिन जो मरीज अस्पताल में है, इस बार उनको सुधरने में वक्त ज्यादा लग रहा है।
ऑक्सीजन में जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको इस बार सुधरने में वक्त ज़्यादा लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल। तो सावधानी पहले से कैसे बरती जाए? जैसे स्टीम है, बोला जा रहा है कि स्टीम बहुत कारगर है, गर्म पानी बहुत ज़्यादा कारगर है, आप नींबू पानी पी रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा क्या कुछ अलग तरीके के एक्सरसाइज या फिर योगा का सहारा लें, वो फायदेमंद साबित हो रहा है क्या? देखिए, खान पीन और एक्सरसाइज के लिए मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि ये आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है। हम्म। और कोरोना को आया साल भर हुआ है, साल डेढ़ साल। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई है, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं अपनाए हैं। तो इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी किसी दवा खाने से अगर शूट अप होती तो कोई भी व्यक्ति ना तो वर्जिश करता ना हेल्दी खाना खाता, केवल एक गोली खाता और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेता। तो ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में समय लगता है। आप कितने सालों से अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर रखे हैं, कितने सालों से आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो किया हुआ है, उस पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। 2 दिन, 10 दिन, 2 महीने में ये चीजें इफेक्ट होंगी, मुझे रियली आई डाउट इट। यानी लेकिन अभी भी वक्त है, अगर जो लोग अभी भी नहीं संभले हैं वो कोशिश कर सकते हैं कि इसकी शुरुआत आज भी कर दें, तो हो सकता है कि आने वाले 6 महीने 7 महीने बाद उनका इम्यून सिस्टम कुछ ठीक हो सकता है। ये हम मानकर चलें डॉक्टर? डेफिनेटली बेटर होगा जी। अच्छा, एक चीज और देखने को आजकल मिल रही है कि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो कोविड के बाद भी या फिर कोविड है, पॉजिटिव है, उसमें भी उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा असंतुलित होती जा रही है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन का माहौल है। इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है, अगर कोविड पेशेंट है तब भी और नहीं है तब भी, और अगर ठीक हो गए हैं तो उसके बाद? देखिए, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो कोविड का मरीज जो घर पे है वो 14 दिन अकेले कमरे में बंद है। तो 14 दिन अकेले कमरे में अगर आप बंद हैं तो एक स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी मरीज को डिप्रेशन आ सकता है, एंजाइटी हो सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो अकेलापन इसका एक बड़ा सा रीजन है। जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं वो अपने चारों तरफ क्रिटिकल पेशेंट्स देख रहा है, किसी की डेथ देख रहा है, खुद को उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन लगा हुआ है, खुद उसको लग रहा है कि शायद मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, तो एक वो डर उसके मन में बैठ गया। तो एक अकेलापन और एक ये डर, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो मरीज को डिप्रेशन पे डाल दे रही है। जो जिसको कोविड नहीं हुआ है वो इन लोगों को देख के डर रहा है या फिर नॉन कोविड रीजन से डर रहा है, जैसे कि आपका बिजनेस हो गया, बिजनेस का लॉस हो गया, या और भी कोई सोशल चीजें होंगी। तो कोविड में डिप्रेशन अपने आप में बहुत ज्यादा देखने को आ रहा है और उसका रीजन डर, अकेलापन, ये 2 है। प्लस जो हम फिजिकल डिस्टेंस बोल रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं सामाजिक दूरी बन गई है बहुत सारे लोगों के लिए, कि लोग आना जाना ही बंद कर दिए हैं, घर पे ही 6-6 महीने से नहीं निकले हुए हैं। बिल्कुल, तो ये एक मुश्किल है और इस मुश्किल से मिलकर सबको बाहर निकलना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो साफ तौर पर कोशिश यही है कि कोरोना की इस जंग में सबको एक साथ मिलकर ये जंग जीतनी है, एक साथ मिलकर ये जंग लड़नी है, लेकिन दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।